हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगर आपने हमारे कल के वीडियो को देखा तो उसमें हमने बैंक के रिजल्ट्स को एनालाइज किया था और आपके साथ शेयर किया था कि हेडलाइन नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ नंबर्स अच्छे नहीं हैं और मार्केट ने आज उसका वर्डिक्ट दिया। लेकिन जो रिएक्शन था वो हम जितना बुरा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बुरा आया। तो यहाँ पर क्या हुआ इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे बैंकिंग सेक्टर का क्या आउटलुक है उसकी बारे में बात करेंगे। साथ में हम रिलायंस के नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे, अच्छे थे या बुरे। और एज यूजुअल हम आज के मार्केट की एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। आइए सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो आज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ड्यूरिंग द डे मार्केट में सडन रैली आई और उसकी वजह ये थी कि एक बार फिर टॉक्स की बातें होने लगी हैं और उसी लिए क्रूड में भी हमें सडन $2 का करीब फॉल देखने को मिला। अब क्या होगा आगे ये तो नहीं पता, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट्स अगर आप देखें तो यूएसए की तरफ से 9th नाइट ऑफ स्ट्राइक्स वहाँ पे हो रहे हैं और उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान हिट्स बैक एट जॉर्डन, आईआरजीसी क्लेम बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स, यूएस के जो उनके प्लेन्स है, एयरक्राफ्ट्स है, उसको किया है और एक ड्रोन को भी जो उन्होंने मार गिराया। साथ में हॉर्मुज का ट्रैफिक ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। 2 शिप्स में ऐसी खबरें हैं कि जो सी माइंस थी उससे वो टकराकर धराशायी हो गए हैं। और US embassy in Bahrain cautioned that Iran may target central Manama and told Americans to shelter if sirens sound। खतरा बढ़ते जा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान के जो डेवलपिंग एक न्यूक्लियर साइट था जिसमें कि वो डेवलप कर रहे थे उस पर भी बॉम्बिंग की गई है। तो वहाँ से कोई अगर आप देखें तो रिलीफ की साइन नहीं है, लेकिन अब दोबारा से टॉक्स वॉक्स की बातें होने लगी। मुझे लगता है अमेरिकन स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अटैक करो, जब वो अटैक्स भारी पड़ने लगे तो डील की बात करो, टॉक्स की बात करो, टाइम बाय करो और फिर वही करो। तो यही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आईआरजीसी ने कहा है, ईरान ने कहा है, तेहरान विल एंड द वॉर ओनली व्हेन इट होल्ड्स द अपर हैंड इन द फील्ड, नेगोशिएट आफ्टर अ स्ट्रैटेजी गेन नॉट बिफोर। उनके इरादे फर्म हैं, वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये उनका स्टेटमेंट है। साथ में ट्रंप ने कहा है कि यूएस इज हिटिंग ईरान टू ऑनर फॉलन सर्विस मेंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 जो ऑफिसर्स थे उनकी डेथ हुई थी। एंड टू एंश्योर तेहरान कैन नॉट ऑब्टेन अ न्यूक्लियर वेपन। तो हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यही होप है और बाकी जो मीडिएटर्स हैं वो भी लगे हुए हैं कि एक बार फिर बात शुरू हो जाए। लेकिन देखना है कि ईरान क्या इस बार पार्टिसिपेट करता है। अब आइए दोस्तों बैंक रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा, हमने डिटेल में एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी और ये कहा था कि जो उनके नंबर्स हैं उसमें क्वालिटी नहीं है और जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मार्जिन कमा रहे हैं, वो कॉरपोरेट लोन से कमा रहे हैं, ना कि रिटेल लोन से। और साथ में जो डिपॉजिट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इससे 2 प्रॉब्लम है। एक, उनका जो मार्जिन है वो फ्यूचर में नहीं बढ़ेगा, उसमें डिप देखने को मिलेगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अपने लोन्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं। तो ये बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा था कि फ्यूचर में जो उनकी ग्रोथ है ना वो अब जो है रुकती हुई दिख रही है। और ये 1-2 बैंक की बात नहीं थी, ये हमें सभी बैंक्स में ये पैटर्न देखने को मिला। अब इसका नतीजा ये रहा कि जो प्राइवेट बैंक्स थे, बड़े बैंक्स थे, वो सब आज धराशायी हो गए। हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स रिलेटिवली बेटर हैं और वही एक प्राइवेट बैंक था जिसने अच्छा परफॉर्म किया, 1% से ऊपर है। तो आज मेजॉरिटी जो बैंक्स थे उसमें डिप देखने को मिला। यस बैंक के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, लेकिन वो भी लपेटे में आ गया क्योंकि उनका भी जो भी प्रॉफिट था वो कॉरपोरेट से आया था। उनकी स्ट्रैटेजी कॉरपोरेट्स में ऐसा लगता है कि उसी के ऊपर फोकस्ड है। दूसरी तरफ पीएनबी के रिजल्ट्स आए और वहाँ पर अपोजिट पिक्चर देखने को मिली। उनके जो निम्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़त देखने को मिली। सो मिरर इमेज देखने को मिल रहा है। यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं
वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स डाउन, डीपली डाउन 2% से ज़्यादा, और पीएसयू बैंक्स में हमें रैली देखने को मिली अच्छी खासी। तो बेसिकली आज का जो बैंक्स का परफॉर्मेंस था वो सेक्टर रोटेशन होता हुआ दिख रहा है। सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सेक्टर में रोटेशन। उन्हें लगता है कि अगले कुछ महीने तक पीएसयू बैंक्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को शफल किया और वहाँ पर मूव किया, ऐसा लगता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक सेक्टर के एक सब सेक्टर में प्रॉब्लम है तो दूसरा उससे बच नहीं सकता। आज पीएसयू बैंक्स ताबड़तोड़ लोन्स बांट रहे हैं, अपने टारगेट्स को मीट कर रहे हैं, इसका नतीजा आगे दिखेगा। और जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं वो कॉशियसली आगे बढ़ रहे हैं, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में जितना भी प्रॉफिट और निम है उसे अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसका जो फ़ायदा है वो आगे दिखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पीएसयू बैंक्स में सब कुछ चंगा है और यहाँ पे सब प्रॉब्लम है। पूरी सेक्टर में जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम क्या है? लोन की जो ग्रोथ हो रही है उसकी प्रॉब्लम है, वो सस्टेनेबल नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उसका रिस्क लगातार बना हुआ है, और मार्जिन की प्रॉब्लम भी बनी हुई है। और अगर ये ईरान वॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कोई बैंक नहीं बचेगा, चाहे वो पीएसयू हो चाहे वो प्राइवेट हो। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है, और किस प्राइस पर करना है? और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब आइए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ बैंक से रिलेटेड। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, खास करके एचडीएफसी बैंक, वो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि जो हमारे बैंक्स हैं वो वर्ल्ड में के जो टॉप बैंक्स से अगर कंपेयर करेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस में आते हैं। और ये वो बैंक्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनमें काफ़ी पोजीशंस बनाए हुए हैं। एक टाइम पे वो ग्रो कर रहे थे, वो मार्केट के काफ़ी फेवरेट्स हुआ करते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में सिचुएशन में बहुत बदलाव आया है। तो क्या बदलाव आया है दोस्तों? ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिजनेस लाइन के एक आर्टिकल्स से मैंने ये डेटा लिया है, और उसमें काफ़ी अच्छी उन्होंने एक एनालिसिस दी थी कि क्या हो रहा है बैंक में। और इसे समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक्स वही चलेंगे जहाँ पे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर परफॉर्मेंस, आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं और अब पिछले 4-5 सालों से आपका बिजनेस खराब हो रहा है, आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे हमें कन्विंस करेंगे कि आने वाले सालों में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे? तो यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ क्या है? अगर आप देखिए, हम कहते हैं हमारी इकॉनमी वर्ल्ड की बेस्ट इकॉनमी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, ऐसा हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं, हर फोरम में जाके कहते हैं। बट जो इकॉनमी के इंडिकेटर्स होते हैं बैंक्स, और बैंक्स में भी जो प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है? इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी, येट एचडीएफसी एंड कोटक रैंक नियर द बॉटम ऑफ ग्लोबल बैंक। ये क्या पहेली है? या तो हमारे इकॉनमी के ग्रोथ के नंबर्स थोड़े क्वेश्चनेबल हैं, या फिर इन बैंक्स में कोई प्रॉब्लम है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अब यहाँ पर अगर इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया कि कोविड के बाद से क्या हुआ। कोविड के बाद से अगर आप देखिए, हमारे जो बैंक्स थे वो लगातार उससे पहले 8-10 सालों से ग्रो कर रहे थे, ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो रहा था। इसलिए उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थी। कोविड में हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों की एक बाढ़ आई, और सबने आंख मूंद के एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक
ICICI बैंक तो नहीं खरीदा, लेकिन ये दोनों बैंक्स खरीदे। काफ़ी जो भी एनालिस्ट थे उन्होंने भी प्रमोट किया और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर जो है स्टॉक को खरीदा, जो कि वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव बैंक्स में आता था। लेकिन उसके बाद पैंडेमिक के बाद से उन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपने मैनेजमेंट को एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म नहीं किया। सो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो ROE है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप देखिए HDFC बैंक के 16.5% से 13.7% हो गए, कोटक बैंक के 13.7 से 11.4% हो गए। अब ROE क्या होता है? ROE बताता है कि 100 रुपये के कैपिटल पर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितने रिटर्न्स दिए। सो आप देख रहे हैं कि आपके रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप सही तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। और नतीजा क्या हुआ? इधर रिटेल वाले खरीदने लगे, FIIs वहाँ पर बेचने लगे और वही वेल्थ ट्रांसफ़र हुआ। तो FII का स्टेक रिटेल के पास आ गया। FIIs इन नंबर को समझते हैं, ट्रैक करते हैं, उन्हें पता था क्या हो रहा है। रिटेल वाले कहानियों पे फंसते गए, उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया। दूसरी तरफ अगर ग्लोबल बैंक्स में देखें, सो उसी दौरान जब ये बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे थे, काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रहे थे, ग्लोबल बैंक्स में पेसिमिज्म था, लो वैल्यूएशंस पे कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद, कोविड के बाद, उन्होंने काफ़ी अर्निंग्स, बुक वैल्यू, ये सब पे इम्प्रूवमेंट लाया, ROE पर भी लाया और इसका फ़ायदा उनको मिला। नतीजा क्या हुआ? हमारे बैंक्स पिछड़ते गए, उनके बैंक्स आगे बढ़ते गए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ICICI बैंक है। उसने जो है, अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया पैंडेमिक के बाद। दोस्तों ध्यान रहे कि पैंडेमिक के वक्त ICICI अंडर परफॉर्मेंस था, इसलिए वो अंडर परफॉर्म कर रहा था और इसलिए वो चीप था। और जैसे जैसे सिचुएशन बदली, उन्होंने अपने मैनेजमेंट को, अपने बिजनेस को इम्प्रूव किया, तो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली और ये बैंक्स जो हैं पिछड़ते गए। अब दोस्तों क्विकली रिलायंस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो रिलायंस में अगर आप देखिए तो नंबर्स अच्छे आए हैं, 25% का ग्रोथ देखने को मिला है, EBITDA में भी राइज देखने को मिला है और इनका प्रॉफिट में डिप देखने को मिला, क्योंकि पिछले साल के इस क्वार्टर में एशियन पेंट्स का उन्होंने स्टेक बेचा था, उससे उनका प्रॉफिट बढ़ गया था। तो वो बेस आपका बड़ा हो गया, इसके वजह से डिप देखने को मिला। ऑपरेशनल अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल टू केमिकल में इनकी जो है रेवेन्यू बढ़ा है, 54% राइज देखने को मिला है और बैलेंस शीट भी इनकी ठीक ठाक है। लेकिन आज स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फ्राइडे को तो रैली आ गई थी, लेकिन आज थोड़ा नेगेटिव टाइप का ही हमें स्टॉक देखने को मिला। अगर आप सेक्टर वाइज देखें यहाँ पर रिलायंस में क्या देखने को मिल रहा है, तो जियो में इन्होंने अच्छा किया, काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है, तो ये ठीक है। रिटेल थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट वगैरह में। इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अब ये ऑनलाइन के चक्कर में इस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जियो स्टार अभी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ठीक ठाक है। लेकिन ऑयल टू केमिकल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर अगर देखने वाली बात है कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं कर रहा है, ये अभी ग्रोइंग है, बहुत बड़ा नहीं है। ऑयल टू केमिकल एक सिक्लिकल बिजनेस है, यानी कि ये हमेशा नहीं चलेगा। साथ में रशियन ऑयल का क्या होता है वो हमें देखना है। सो ये भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है। अब होप यहीं पर है, यही इस स्टॉक की नैया पार करा सकता है। अब IPO आएगा तो ये भी अलग हो जाएगा। अब उसका कितना फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को होगा, लेकिन फ़िलहाल इस IPO के न्यूज़ से रिलायंस का स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा है। स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने ये जो HDFC और रिलायंस टाइप के स्टॉक पोर्टफोलियो में भर रखे हैं, सो आप काफ़ी टाइम से परेशान होंगे, वो रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। सो मेरा सलाह ये है कि आप बेशक पोजीशंस इनमें रखिए, लेकिन अगर आपने बहुत हाई लेवल पर रखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा वो आपको गेन नहीं देगा। ऑफ कोर्स अगर आपने इसे बहुत लोअर लेवल पे लिया है, करेक्शन में लिया है, तो आपको ये FD के रिटर्न्स को बीट कर सकता है। अब आइए मार्केट्स की तरफ चलते हैं। पहले आज का डेटा देख लेते हैं। तो आज एक बार फिर हम
24,000 के लेवल को हमने सस्टेन कर लिया। 100 पॉइंट्स मार्केट डाउन रहे, नीचे से रिकवरी भी देखने को मिली क्योंकि क्रूड में हमें फॉल देखने को मिला $2 में, तो उसका रिएक्शन देखने को मिला। वोलेटिलिटी की पिक्चर अगर आप देखें, माइनर डिप है विच इज़ अ गुड थिंग। मार्केट में काफ़ी पैनिक था, इसके बावजूद विक्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। वही अगर आप देखें तो कॉल आई पुट आई में भी वही सिचुएशन है। और अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें दोस्तों, हमने आपके साथ शेयर किया था 1.424 से ऊपर पुट कॉल रेशियो का नॉर्मली टॉप होता है, उसके बाद वो फॉल देखने को मिलता है और मार्केट में भी फॉल देखने को मिलता है। तो आज ये करेक्शन, कोर्स करेक्शन हुआ है। थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि आज मार्केट गिरा, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट्स ऐड नहीं हुए। इट कुड बी रिलेटेड टू द एक्सपायरी या कुछ और वजह होगी, लेकिन ये भी थोड़ा एक होप दे रहा है कि आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं गिरे। और आप देख सकते हैं प्रीमियम में भी हमें राइज देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत बुरा नहीं मैं कहूँगा, जितना बुरा होना चाहिए। टर्नओवर काफ़ी आज कम रहा और फ्राइडे के दिन अगर हम देखें शॉर्ट्स भी काफ़ी कट हुए। सो डेटा क्या बता रहा है कि बेशक मार्केट में आज पैनिक था, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है। जो भी पैनिक था वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से थी। और बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि एक वहाँ पर गेम हो रहा है। फ्राइडे को का जो राइज देखने को मिला, हमने डेटा भी शेयर किया कि डेरिवेटिव मार्केट्स में शॉर्ट्स बन रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है और रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में फ्यूचर्स में हो या ऑप्शंस हो, कोई बहुत वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशंस नहीं बन रही थी। तो ये आज का जो मार्केट था, आई थिंक ये प्री प्लान था और ये मार्केट को थोड़ा मैनेज किया गया। जो शॉर्ट्स थे उन्हें आज कट किया गया होगा, प्रॉफिट्स बुक किए गए होंगे और उसी का रिएक्शन हमें देखने को मिला। ओवरऑल डेटा बहुत नेगेटिव हमें नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप आज का मूव देखें तो इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। ये बड़ी बॉडी के अंदर ही इसका एक बॉडी बनी है। सो ये बेसिकली कोई आपको इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। और कल एक्सपायरी भी है तो उसके एंटिसिपेशन में भी आज कुछ मूवमेंट हुई है। फिलहाल के लिए ये 3 लेवल्स को ध्यान में रखिए और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा हमें बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए कोई ट्रिगर्स भी नहीं है और जो भी ट्रिगर्स होंगे वो ईरान की तरफ से आएंगे। और अगर यहाँ पे थोड़ा आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये एक शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है। ये आपका हेड हो गया और ये 2 शोल्डर हो गए। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है तब तो ठीक है, ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से वापस नीचे आता है तब हम एक बड़ी फॉल भी देख सकते हैं। आज के दिन ये कहना मुश्किल है कि ये किधर जाएगा, लेकिन ये दोनों लेवल पर नज़र बनाए रखिए। जब तक ये दोनों लेवल के बीच में है मार्केट इज प्लेइंग द रेंज और ऑप्शन बायर्स हैं अगर आप, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। तो थोड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।